रात के 2 बजे बज रहे थे। मैं अभी अभी अपने कमरे में आई थी। मेरे पीछे मेरी नंद सोनम भी आ गई। सोनम को अपने साथ देखकर मैं बहुत खुश हो गई। मैंने उससे कहा, सोनम, तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ, सुबह बात करेंगे। लेकिन वह थोड़ी नाराज हो गई और बोली, भाभी, मुझे आपसे एक चीज चाहिए। मैंने जल्दी से पूछा, बताओ क्या चाहिए। मुझे बहुत नींद आ रही थी। सोनम ने भोली भाली सी नजरों से कहा, भाभी, मुझे आपका ये सूट बहुत प्यारा लगता है, प्लीज मुझे दे दो, मैं आपको सुबह वापस कर दूंगी। मेरी नंद ऐसी थी जैसे मेरी छोटी बहन। मैं उससे कभी कोई चीज छुपाती नहीं थी और हमेशा उसकी मदद करती थी। मैंने कहा, हाँ हाँ सोनम, तुम जरूर ले लेना। अभी तुम जाकर सो जाओ, मैं सुबह तुम्हें ये सूट दे दूंगी। लेकिन सोनम जिद करने लगी, नहीं भाभी, मुझे यह अभी चाहिए। मैंने कहा, ठीक है, रुको, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। ये कहकर मैं अपने कमरे के अटैच बाथरूम में चली गई। मैंने कपड़े बदलकर सोनम को सूट दे दिया, लेकिन मेरे मन में अजीब सी बेचैनी थी। मुझे लगा था कि सूट उसे धोकर अच्छे से प्रेस करके देना चाहिए था। इसलिए मैंने उसे कुछ और साफ सुथरे सूट भी दिखाए, पर सोनम ने जिद की कि उसे वही सूट चाहिए। मैंने हार मानकर वो सूट उसे दे दिया और वह अपने कमरे की ओर चली गई। जैसे ही वह गई, मुझे ध्यान आया, अरे, उसका दुपट्टा तो यहीं रह गया। वैसे तो रात का वक्त था और किसी के कमरे में जाना ठीक नहीं लगता, लेकिन वह अभी 2 मिनट पहले ही मेरे कमरे से निकली थी, इसलिए मैं जल्दी से दुपट्टा लेकर उसके कमरे की ओर चल पड़ी। पर वहां पहुंचकर देखा कि कमरे का दरवाजा खुला है, और हैरानी की बात यह थी कि सोनम वहां थी ही नहीं। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने तुरंत जाकर सासू माँ के कमरे में देखा, लेकिन वह वहां भी नहीं थी। मन में सवाल उठने लगे, हे भगवान, सोनम गई तो गई कहाँ। तभी मेरी नज़र दरवाजे की तरफ गई, देखा कि सोनम बाहर से कमरे में आ रही थी। मैंने चौंकते हुए पूछा, सोनम, तुम इस वक्त बाहर कहाँ चली गई थी। सोनम ने थोड़ा सहज होकर जवाब दिया, नहीं भाभी, मैं कहीं नहीं गई थी, बस दरवाज़ा बंद कर रही थी। दरवाजे के पास एक बिल्ली आ गई थी, उसी को भगाने बाहर गई थी। उसके जवाब पर मैं थोड़ी उलझन में पड़ गई, पर ज्यादा कुछ न सोचते हुए मैंने उसे दुपट्टा दिया और वापस अपने कमरे में आ गई। राहुल को गए हुए आज 3 दिन हो चुके थे। मैं उन्हें बहुत याद कर रही थी। उनकी यादों में डूबी हुई कब मुझे नींद आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब मेरी आंख खुली तो सिर भारी लग रहा था। शादी में जाने की वजह से बहुत थकान हो गई थी। किसी तरह खुद को उठाया और घर के सारे काम निपटा लिए। दोपहर के करीब 12 बजे मैं अपनी बहन को फोन करने ही वाली थी कि तभी सोनम मेरे कमरे में आ गई। उसने धीमी और थकी हुई आवाज में कहा, भाभी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने उसकी हालत देखी तो चौंक गई। वह बहुत कमजोर लग रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। मैं फौरन उसके पास गई और उसे थाम लिया। अरे सोनम, ये तुम्हें क्या हो गया है? मैंने परेशान होकर पूछा। उसका चेहरा पीला पड़ा था। मैंने उसका माथा छुआ तो वो तो बुखार में तप रही थी। भाभी, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी तबीयत क्यों इतनी बिगड़ गई है, सोनम ने तकलीफ भरी आवाज में कहा। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, चलो अभी डॉक्टर के पास चलते हैं, मैंने कहा। लेकिन सोनम बार बार यही कह रही थी कि वह अपने कमरे में आराम करना चाहती है। मैंने उसे सहारा देकर उसके कमरे तक पहुंचाया, उसे चाय और दवा दी, और फिर थोड़ी देर उसके पास बैठने के बाद वापस अपने कमरे में आ गई। अपनी बहन से बातें करते करते कब दोपहर हो गई, पता ही नहीं चला। मैंने जल्दी से खाना बनाया, मगर हैरानी की बात यह थी कि सोनम खाने की टेबल पर नहीं आई। मैं उसे देखने उसके कमरे तक गई, लेकिन उसका दरवाज़ा बंद था। मैंने आवाज़ दी, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मन में चिंता बढ़ने लगी, लेकिन सोचा शायद वह आराम कर रही हो। बाकी घर के काम भी देखने थे, तो मैं वापस आ गई। सासू माँ भी बार बार सोनम को बुलाती रही, मगर वह बाहर नहीं निकली। शाम को हमने खाना भी उसके बिना ही खाया। मैं राहुल की यादों में खोई हुई थी, इसलिए उस वक्त ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन राहुल घर लौट आए। उन्हें देखकर दिल भर आया। मैंने खुशी खुशी उनका स्वागत किया। तभी अचानक मुझे सोनम की याद आई। राहुल भी सोनम से मिलने गए, लेकिन उन्होंने वापस आकर बताया, उसने दरवाज़ा ही नहीं खोला, शायद वो मुझसे नाराज है। मैंने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल वो 2 दिन से अपने कमरे में बंद है। हम में से किसी को नहीं बता रही कि आखिर क्या बात है। सोनम की हालत देखकर अब हम सब परेशान हो गए थे। बड़ी मुश्किल से राहुल और माँ जी ने मिलकर दरवाज़ा खुलवाया। जब सोनम ने दरवाज़ा खोला तो उसे देखकर हम सब सन्न रह गए।
वह बिल्कुल किसी बरसों से बीमार इंसान जैसी लग रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे साफ नजर आ रहे थे। हम उससे कुछ पूछ पाते इससे पहले ही वह दरवाजे पर ही गिर पड़ी। हम सब घबरा गए। मैंने जल्दी से ठंडा पानी लाकर उसके चेहरे पर छींटे मारे, लेकिन वह होश में नहीं आई। मैंने उसकी नब्ज चेक की, बहुत धीमी थी। घबराहट बढ़ती जा रही थी। राहुल ने फौरन गाड़ी निकाली। हम सब मिलकर सोनम को गाड़ी में लेकर अस्पताल पहुंचे। वहां उसे तुरंत इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। पूरा माहौल एकदम से बदला बदला सा था। हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब अचानक कैसे हो गया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और कहा, सोनम की हालत गंभीर है, हमें उसे 24 घंटे के लिए आईसीयू में रखना होगा, उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। डॉक्टर की बात सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। राहुल और मम्मी जी का गुस्सा मुझ पर फूट पड़ा। मम्मी जी बोली, जरूर तुमने ही उसे कुछ कह दिया होगा, नहीं तो भला कोई ऐसे 2 दिन कमरे में क्यों बंद रहता। राहुल ने भी उसी गुस्से में कहा, भाभी अगर आपने कुछ कहा था तो कम से कम अब बता दीजिए, हम सबके लिए यह बहुत बड़ा झटका है। मैं चुप थी, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने तो हमेशा सोनम को अपनी छोटी बहन की तरह प्यार दिया था, उसकी हर जरूरत का ध्यान रखा था, लेकिन आज सब कुछ उल्टा मुझ पर ही आ गया। मेरी आंखें भर आई थीं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और बताया, अब सोनम की हालत थोड़ी बेहतर है, लेकिन हमें उसका खास ख्याल रखना होगा, वो एक गहरी टेंशन से गुजर रही है। डॉक्टर की बात सुनकर हम सब थोड़े राहत में थे, लेकिन माहौल अब भी भारी था। राहुल और मम्मी जी अब भी मुझे संदेह भरी नजरों से देख रहे थे, मानो इस हालत की जिम्मेदार मैं ही हूँ, जबकि मैंने कुछ भी नहीं किया था। फिर हम सोनम से मिलने उसके कमरे में गए। वो बेड पर चुपचाप लेटी थी, उसकी आंखें खाली थीं, वो बस छत को घूर रही थी। डॉक्टर ने हमें बताया, सोनम को सांस घुटने के कारण अचानक दिल का दौरा पड़ा। अगर थोड़ी और देर हो जाती तो शायद हम उसे नहीं बचा पाते। ये सुनकर मम्मी जी तो जैसे सन्न रह गईं। सबके चेहरे पर हैरानी और बेचैनी थी। उसी दिन दोपहर में सोनम को डिस्चार्ज कर दिया गया। डॉक्टर ने हमें बुलाकर साफ कहा, उसे अब घर में बंद मत रखिए, ताज़ी हवा में रखिए और कोई भी मानसिक तनाव मत दीजिए। हम सोनम को घर ले आए, लेकिन वह अब भी अजीब सी लग रही थी। मैंने उससे कई बार पूछा, सोनम क्या हुआ है, तुम बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन उसने हर बार सिर झुका लिया और बस इतना बोला, भाभी प्लीज मुझे अपने कमरे में रहने दीजिए। मजबूर होकर हमने उसे उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन इस बार भी उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। कुछ घंटों तक सब शांत रहा। अचानक हमें कमरे के अंदर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। हम सब दौड़कर उसके दरवाजे पर पहुंचे। दरवाज़ा खटखटाया और इस बार उसने खुद खोला, मगर जैसे ही दरवाज़ा खुला हमने देखा उसकी सांसें तेज चल रही थी, चेहरा पसीने से भीगा हुआ और आंखों में एक अजीब डर था। फिर अचानक वो दोबारा जमीन पर गिर पड़ी। मम्मी जी और राहुल मुझ पर फिर गुस्सा करने लगे, तुम्हें समझ नहीं आता क्या, डॉक्टर ने साफ कहा था कि उसे अकेले मत रहने दो। मम्मी जी बोली। मजबूर होकर हम सोनम को एक बार फिर अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने एक बार फिर वही चेतावनी दी, आप लोग शायद हमारी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे। सोनम की हालत बार बार खराब इसलिए हो रही है क्योंकि उसे बार बार दम घुटने जैसा महसूस होता है। अगर अब भी लापरवाही बरती गई तो ये दिल के दौरे या फेफड़ों की गंभीर बीमारी में बदल सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर हम सब फिर उलझन में पड़ गए। आखिर ऐसा क्या हो रहा है सोनम के साथ। राहुल ने मुझे एक तरफ ले जाकर कहा, अब उसे कमरे में अकेले नहीं छोड़ सकते, मगर अगर जबरदस्ती करेंगे तो वह और ज्यादा घबरा जाएगी। मैंने गंभीरता से कहा, तुम ठीक कह रहे हो राहुल, लेकिन हमें ये भी तो जानना है कि आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है जो वह हमारे सामने आने से डरती है। मैंने एक तरीका सोचा, सोनम के कमरे की खिड़की के पर्दे हल्के से सरका दिए थे ताकि जब वह कमरे में अकेली हो तो मैं उसे बाहर से देख सकूं। अब मेरा ध्यान उस पर और उसके कमरे के व्यवहार पर था। रात का खाना खाकर सोनम चुपचाप अपने कमरे में चली गई। हमारे सामने एक शब्द तक नहीं बोला। जैसे ही अंदर गई, हमेशा की तरह दरवाज़ा बंद कर लिया। कमरे के बाहर एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। मेरे दिल में बेचैनी बढ़ने लगी थी। जैसे ही वह कमरे में गई और दरवाज़ा बंद किया, मैं चुपचाप बाहर खड़े होकर अंदर झांकने लगी। जैसे ही मेरी नज़र कमरे के अंदर पड़ी, मेरी आंखें हैरानी से खुली रह गईं। सोनम कमरे के बीचों बीच फर्श पर बैठी थी। उसके चारों ओर बहुत सी मोमबत्तियां जल रही थीं। कमरे की लाइट बंद थी और सिर्फ मोमबत्तियों की हल्की पीली रोशनी चारों ओर फैली हुई थी।
सोनम ने अपने बाल खोल रखे थे। उसका चेहरा अजीब ढंग से शांत और खोया हुआ लग रहा था, जैसे किसी और ही दुनिया में हो। उसके सिर पर चादर भी नहीं थी। तभी मेरी समझ में सब कुछ आ गया। उसी मोमबत्ती की गंध, वही धुआं, यही वजह थी कि सोनम की सांस बार बार फूल रही थी। मोमबत्ती से निकलने वाली गैस कुछ लोगों को सीधा फेफड़ों पर असर करती है, और अगर कोई देर तक उसके पास बैठा रहे तो उसे सांस लेने में दिक्कत, घबराहट और यहाँ तक कि हार्ट अटैक भी हो सकता है। मैं घबरा गई और बिना देर किए दरवाज़ा जोर से खटखटाने लगी। अब की बार सोनम जल्दी जल्दी उठी। उसने झटपट मोमबत्तियां बुझाईं, फिर उन्हें दराज में डालकर दराज बंद कर दी और गुस्से में आकर बोली, क्या है भाभी, दरवाज़ा क्यों बजा रही हो इस वक्त? मैं घबरा गई थी, लेकिन कोई और बहाना समझ नहीं आया। मैंने झूठ मूठ कहा, सोनम, वो जो तुमने 2 हफ्ते पहले मेरा सूट लिया था ना, वो ज़रा वापस दे दो। कल एक फंक्शन में जाना है। अगर तुम अभी दे दो तो मैं धोकर सूखा लूँ, सुबह तक तैयार हो जाएगा। मेरी बात सुनकर सोनम का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। ओह भाभी, वो सूट तो मैं भूल ही गई थी। उसने थोड़ा झेपते हुए कहा, आप ऐसा करो, मेरा कोई और सूट पहन लो। वो अभी नहीं दे सकती। क्यों? मुझे तो अभी चाहिए, मैंने थोड़ी नाराजगी से कहा। साफ था कि सोनम वह सूट मुझे देना ही नहीं चाहती थी। मगर तभी मेरी नज़र कमरे में पड़े हैंगर पर पड़ी। वो सूट वही लटका हुआ था, बिल्कुल सामने। मैंने बात पलटते हुए कहा, अच्छा सोनम, एक बात सुनो, कम से कम अपने कमरे का पर्दा तो हटा दो। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें ताज़ी हवा की ज़रूरत है। मैं पर्दा हटाने आगे बढ़ी ही थी कि सोनम झल्ला उठी, भाभी, ये आप क्या कर रही हो? मैं बिना पर्दे के कैसे सोऊंगी? मैंने नरमी से जवाब दिया, कोई बात नहीं सोनम, इस घर में तुम्हारा भाई है, मम्मी जी है और कौन है जो गैर है। अब से तुम ऐसे ही सोने की आदत डालो। सोनम अब भी चुप रही। मुझे लगा ज्यादा बहस करना ठीक नहीं है। ठीक है, मैं जाती हूँ, सुबह बात करेंगे, कहकर मैं उसके कमरे से बाहर आ गई। राहुल कमरे में थे। मैंने सारी बात उन्हें बताई कि सोनम का दम घुटने का कारण क्या है। राहुल भी हैरान रह गए। मुझे तो लगता है कि सोनम किसी अंधविश्वास या भूत प्रेत जैसी बातों में पड़ गई है, राहुल ने चिंता भरे स्वर में कहा। मैंने सिर हिलाया, हो सकता है, लेकिन मुझे अब उस पर पहले जैसा यकीन नहीं रहा। थोड़ी देर बाद मैं बाथरूम में गई। मैंने एक टब में निरमा घोला और वो सूट उठाया जो मैंने 1 हफ्ते पहले सोनम को पहनने दिया था। जैसे ही सूट को टब में डाला, मेरी नज़र गले पर गई। वहाँ कुछ अजीब लगा। मैंने सूट को ध्यान से देखा तो वहाँ अंडे के छिलके चिपके हुए थे। वो हैरानी की बात यह थी कि सिर्फ गले पर ही नहीं, कपड़ों के अलग अलग हिस्सों में भी अंडे के छिलके और अजीब सी बदबू फैली हुई थी। मैंने कपड़े पलटे, हर जगह गंदगी और सड़ी बदबू महसूस हो रही थी। ये क्या किया सोनम ने मेरे कपड़ों के साथ? मुझे गुस्सा भी आया और दिल भी टूटा। जिस बहन जैसी नंद को मैंने अपना सब कुछ समझा, क्या वो मेरे कपड़ों पर कोई टोना टोटका कर रही थी? अब शक और डर दोनों मेरे दिल में उतर चुके थे। मैंने कपड़े जल्दी से साबुन में भिगो दिए और बहुत सारा पानी डालकर उन्हें धोने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे कपड़े साफ हो रहे थे, मेरे होश उड़ते जा रहे थे। हर तरफ अंडे के छिलके, गाढ़े रंग के धब्बे और कपड़ों पर अजीब सा तेल जैसा पदार्थ था। मैं कांप उठी, यह क्या था? मैं कपड़े टब में छोड़ बाहर आई तो देखा राहुल मेरा इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखों में थकान और चिंता साफ झलक रही थी। मैंने धीरे धीरे उन्हें सब बता दिया। राहुल और भी ज्यादा परेशान हो गए, पर मैं जानती थी अब मुझे सोनम के लिए कुछ करना होगा, इससे पहले कि देर हो जाए। उस रात मैं बहुत देर तक करवटें बदलती रही। रात के 3 बज गए थे। नींद आंखों से कोसों दूर थी। आखिर सुबह करीब आने लगी तो मैंने खुद को संभाला, नहाकर पूजा में लग गई। सुबह के करीब 7 बज रहे थे, तभी घर में अचानक तेज आवाजों और चीखों का शोर सुनाई दिया। मैं चौंक कर भागी। सासू माँ जोर जोर से रो रही थी और राहुल की आवाज गुस्से से भर चुकी थी। मैं घबरा गई, हे भगवान, क्या हो गया? जैसे ही बाहर निकली तो देखा घर में कुछ रिश्तेदार भी आ गए थे। सासू माँ का रो रोकर बुरा हाल था। मैं हड़बड़ाकर बोली, मम्मी क्या हुआ है? मैं जल्दी से अपनी सासू माँ के पास पहुंची तो सामने की चारपाई पर मेरी नंद सोनम ठंडी ठंडी पड़ी थी। उसके बिखरे हुए बाल उसके चेहरे पर चिपके हुए थे और उसके मुंह से खून बह रहा था। दिल कांप उठा। माँ, ये सोनम को क्या हो गया? मैं दौड़ी और उसकी मेहनत का सिर अपनी गोद में रख लिया। राहुल घबरा कर बोले, तुम उसे संभालो, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। कई रिश्तेदार भी वहां इकट्ठा हो गए थे, पर कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। कुछ ही मिनटों में राहुल गाड़ी लेकर आए। हमने सोनम को पकड़कर कार में डाला और सीधे अस्पताल भागे।
डॉक्टरों ने उसे इमरजेंसी में ले जाकर आईसीयू में भर्ती कर लिया। डॉक्टरों के चेहरों पर भी परेशानी साफ झलक रही थी। हमें समझ नहीं आ रहा कि ये किस प्रकार की बीमारी है। टेस्ट पर टेस्ट हो रहे हैं पर नतीजा कुछ नहीं निकल रहा। रात बीत गई, उम्मीद की हर किरण जैसे बुझने लगी थी। अगली सुबह तकरीबन 4 बजे एक ठंडी सी आवाज ने हमारी दुनिया हिला दी। हमें खेद है, सोनम अब इस दुनिया में नहीं रही। माँ जमीन पर बैठ गई, जैसे उनके पैरों तले से जमीन निकल गई हो। उनकी चीखें घर के हर कोने में गूंजने लगी। सोनम की मौत ने सिर्फ हमारी जिंदगी से एक अपने को नहीं छीना, बल्कि हमारे मन से चैन, सुकून और भरोसे की नींव भी हिला दी थी। सोनम के चले जाने को अभी 21 दिन ही हुए थे। माँ अब भी मुझे ही मनहूस कह रही थी, तू ही है जिसने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया। मेरी बच्ची चली गई तेरे कारण। मैं उनकी तकलीफ समझ सकती थी। माँ थी वो, और माँ का दिल कोई तर्क नहीं सुनता। इसलिए मैं चुप रही, लेकिन मेरे दिल में एक टीस लगातार उठ रही थी। क्या सोनम की मौत सिर्फ एक बीमारी थी या कुछ और? उस दिन मैं सोनम के कमरे में गई। मैंने उसके कपड़े, किताबें जो भी बची थी गरीबों में बांट दी। कमरा अब लगभग खाली हो चला था, बस एक अलमारी बची थी। एक भारी ताला लगा था उस अलमारी पर, जैसे कोई राज छुपाने की कोशिश की गई हो। मैं खुद को रोक नहीं पाई। जब ताला खोलने की कोशिश की तो पाया वो अंदर से बना हुआ था। मिस्त्री बुलाया गया। थोड़ी मशक्कत के बाद ताला टूटा और अलमारी खुली। अंदर किताबों और फाइलों का एक अजीब सा अंबार था। मैंने एक एक कर पढ़ना शुरू किया, और जो देखा वह रूह कंपा देने वाला था। सभी किताबें तांत्रिक क्रियाओं, आत्माओं के बुलावे, भूत प्रेत से मुक्ति और काले जादू से जुड़ी हुई थी। मैं सन्न थी। क्या मेरी ननंद सोनम, जो बचपन से ही लंगड़ी थी, जिसका इलाज बहुत करवाया पर कोई फायदा नहीं हुआ, क्या वो अपनी तकलीफ से छुटकारा पाने के लिए किसी और रास्ते पर निकल गई थी? शायद वह खुद को ठीक करने के चक्कर में इन अंधे रास्तों में जा पहुंची थी, जहां शरीर का नहीं, आत्मा का सौदा होता है। पहले तो सोनम ने आत्माओं से बात करने की कोशिश की, फिर ऐसी अजीबोगरीब काम करने लगी जिनका इस दुनिया में कोई मतलब नहीं था। जब मैंने उसकी डायरी पढ़ी तो मुझे समझ में आया कि वह अपनी अपाहिज बीमारी का इलाज आत्माओं से चाहती थी। उसने कोई और रास्ता नहीं देखा, और उस नज़र में उसने मुझे अपना निशाना बना लिया। भगवान की कृपा थी कि उसका ये जादू टोना मेरे ऊपर सफल नहीं हो पाया, पर उसकी मोमबत्तियां और बाकी चीजें उसके लिए ही जहर साबित हुईं, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वह ये नहीं समझ पाई कि ये सब कुछ जादू नहीं, बल्कि उसकी जान को खतरा था। जब उसे दिल का दौरा पड़ा तो असल में वह दम घुटने की वजह से था। हम सब उसकी हालत से अनजान थे, ये भी नहीं जानते थे कि वह अपने कमरे में क्या कर रही थी। और मम्मी जी, यानी मेरी सास, उसकी हर हरकत की हिमायती थी। सोनम तो किसी की भी बात सुनती ही नहीं थी। अपनी मरी हुई नंद के बारे में ये सब जानकर मेरा दिल टूट गया। काश वह एक बार मुझसे बात करती तो मैं उसकी मदद कर पाती। मैं उसकी खातिर भगवान से दुआ करती, कोई रास्ता निकालने की कोशिश करती। मेडिकल दुनिया में हर बीमारी का इलाज है, पर उसने गलत राह चुनी और न जाने कितनों को अपने साथ घसीट लिया। भगवान ऐसे लोगों को सही राह दिखाए और उनके दिलों में सहनशीलता और समझदारी बढ़ाए। हम सबको भी अपने अंदर सब्र रखना सीखना चाहिए, ताकि हम अपने और दूसरों की कमजोरियों को सही तरीके से समझ सकें और किसी आसान मगर गलत रास्ते को अपनाने से बच सकें। आप सबसे मेरी विनती है, मेरी मरी हुई नंद सोनम के लिए प्रार्थना करें। मैं उसे दिल से माफ कर चुकी हूँ और चाहती हूँ कि भगवान भी उसे माफ कर दें।